स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी दवा का असर। ब्लू लाइट दवाइयों की दुकान शहर के कारोबारी इलाके में है। ये बोवेरी और फर्स्ट एवेन्यू के बीच उस स्थान पर है जहां इन दो गलियों के बीच दूरी सबसे कम है। ब्लू लाइट की माने तो दवाई वालों का काम सलमा सितारे, इत्र और आइसक्रीम सोडा बेचना नहीं है। आप यहां यदि दर्द निवारक मांगेंगे तो आपको कैंडी नहीं पकड़ाई जाएगी। ब्लू लाइट को आधुनिक औषध विज्ञान की समय बचाऊ कलाओं से घृणा है। यहां अपनी अफीम खुद गलाई जाती है और अफीम टिंचर तथा अफीम के कपूरी अर्क को खुद हिलाया जाता है। आज भी गोलियां इसकी ऊंची मेज पर बनाई जाती हैं। गोलियों को इसकी अपनी तख्ती पर तैयार किया जाता है। एक चपटी छुरी से विभाजित किया जाता है। उंगली और अंगूठे से गोल किया जाता है। भस्म किए हुए मैग्नीशिया में लपेटा जाता है और दफ्ती के छोटे छोटे गोल डिब्बों में बांटा जाता है। ये दुकान एक नुक्कड़ पर है जिसके आसपास ठिठोली करते बच्चे खेलते रहते हैं और खांसी की उन दवाइयों तथा आराम देने वाले उन सिरप के प्रत्याशी बन जाते हैं जो अंदर उनकी प्रतीक्षा में रहती है। आइकी शॉनस्टीन इस ब्लू लाइट में रात को बैठता था और अपने ग्राहक का दोस्त था। ये ईस्ट साइड पर है कि औषध विज्ञान की चमक नहीं है जैसा कि होना चाहिए। दवा बेचने वाला एक सलाहकार, एक पाप मोचक, एक परामर्शदाता, एक योग्य और इच्छुक मिशनरी और गुरु होता है जिसके ज्ञान को सम्मान दिया जाता है, जिसकी औघड़ समझ को पूज्य माना जाता है और जिसकी दवा को अक्सर बिना चखे ही गटर में फेंक दिया जाता है। इसलिए आइकी की सींगाकार चश्माधारी नाक और उसकी संकरी ज्ञान से झुकी आकृति ब्लू लाइट के आसपास के इलाके में खूब जानी पहचानी थी। उसकी सलाह और उसके ध्यान को लोग बहुत चाहते थे। आइकी ने 2 चौराहे दूर मिसेस रिडल के यहां कमरा ले रखा था और वहीं वो नाश्ता करता था। मिसेस रिडल की रोजी नाम की एक बेटी थी। घुमा फिरा कर कहना बेकार है, आप समझ ही गए होंगे। आइकी इस रोजी का दीवाना था। वो उसके तमाम विचारों में टिंचर घोलती थी जो कुछ भी रासायनिक रूप में शुद्ध और सहज बिक्री योग्य था। वो उसका यौगिक सत्व थी। डिस्पेंसरी में उसके जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आइकी दब्बू था। उसकी आशाएं उसके पिछड़ेपन और भय के घोलक में अघुलनशील ही बनी रही। काउंटर के पीछे तो वो एक महान जीव होता था जिसे अपने विशेष ज्ञान और योग्यता की जानकारी थी। बाहर वो एक कमजोर घुटनों वाला, धुंधली नजर वाला, मोटर गाड़ियों के चालकों से गालियां खाने वाला आवारा था जिसके ढीले ढाले कपड़ों पर रसायन के दाग होते थे और जिनसे विभिन्न दवाइयों की गंध आती थी। आइकी की दवाई में मक्खी चंक मैगोविन था। मैगोविन भी रोजी की मुस्कानों को लपकने की फिराक में था, लेकिन वो आइकी की तरह आउटफील्डर नहीं था। वो उन्हें बल्ले से निकलते ही पकड़ लेता था। साथ ही साथ वो आइकी का दोस्त और ग्राहक भी था। अक्सर वो बोवेरी में एक खुशनुमा शाम बिताने के बाद कटे पर प्लास्टर लगवाने के लिए या छिले पर आयोडीन लगवाने के लिए ब्लू लाइट केमिस्ट पर आया करता था। एक दोपहर बाद मैगोविन अपने उसी खामोश बेपरवाह अंदाज में आया और अपना सुघड़ चिकना चेहरा लिए सज्जन सा एक स्टूल पर बैठ गया। जब उसका दोस्त अपनी ओखली लाकर उसके सामने बैठ गया और पाउडर तैयार करने लगा तो उसने कहा, आइकी, अपने कान खोल लो। अगर तुम्हारे पास मेरी जरूरत की दवा है तो मुझे वो चाहिए। आइकी ने मैगोवन के चेहरे को गौर से देखा कि परेशानी के कोई निशान मिले, मगर उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा। अपना कोट उतारो, उसने आदेश दिया। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हारी पसलियों में उन्होंने छुरा घोंप दिया है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि वे तुम्हें मार डालेंगे। मैगोविन मुस्कुरा दिया। वे नहीं, उसने कहा, डेगो नहीं, लेकिन तुमने परेशानी सही पकड़ी है। ये मेरे कोट के नीचे है, पसलियों के पास। सुनो आइकी, रोजी और मैं आज रात भागकर शादी करने वाले हैं। आइकी की बाईं तर्जनी ओखली पर जमी थी और उसे स्थिर रखे हुए थी। उस पर उसका तेज मुसल पड़ा, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ। इस बीच मैगोविन की मुस्कान फीकी पड़ गई और वो परेशान और उदास दिखने लगा। मेरा मतलब है, उसने आगे कहा, अगर वो वक्त आने तक अपनी बात पर कायम रहती है तो हम 2 हफ्ते से भागने का रास्ता बना रहे हैं। एक दिन कहती है कि चलूंगी, उसी शाम को वो मना कर देती है। हम आज रात पर राजी हुए हैं और इस बार रोजी पूरे 2 दिन तक अपनी बात पर कायम रही है, लेकिन वो समय आने में अभी भी 5 घंटे हैं और मुझे डर है कि कहीं वो मौके पर मेरा साथ न छोड़ दे। तुम कह रहे थे कि तुम्हें दवा चाहिए, आइकी ने कहा। मैगोविन बेचैन परेशान दिख रहा था, जो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। उसने दवाइयों की सूची को गोल किया और उसे अपनी उंगली पर सावधानी के साथ लपेट लिया। मैं आज रात किसी भी कीमत पर गलती नहीं होने देना चाहता, उसने कहा। मैंने हार्लेम में एक छोटा सा फ्लैट बिल्कुल तैयार रखा है। वहां मेज पर गुलदाउदी के फूल हैं और एक केतली खोलने को तैयार है।
मैंने एक पादरी को बोल रखा है जो 9:30 बजे हमारे लिए अपने घर पर तैयार रहेगा। ये होना ही है। और अगर रोजी फिर से अपना मन नहीं बदल देती। मैगोविन बोलते बोलते रुक गया। वो अपने ही संदेहों का शिकार हो रहा था। मेरी समझ में अभी भी नहीं आया, आइकी ने तुरंत कहा। तुम दवा की बात क्यों कर रहे हो? मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वो बुढ़ऊ रिडल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बेचैन आशिक ने आगे कहा। वो अपने तर्कों को व्यवस्थित रूप में रखने पर तुला था। 1 हफ्ते से उसने रोजी को मेरे साथ दरवाजे से बाहर निकलने नहीं दिया है। अगर उन्हें किराएदार से हाथ धोने का डर नहीं होता तो वे कब का मुझे धक्के देकर भगा देते। मैं हफ्ते में $20 कमाता हूं। रोजी को चंक मैगोवेन के साथ भागने पर कभी पश्चाताप नहीं होगा। माफ करना चंक, आइकी ने कहा। मुझे एक दवा तैयार करनी है जिसे जल्दी ही देना है। सुनो, मैगोविन ने अचानक नजरें उठाते हुए कहा। सुनो आइकी, कोई ऐसी दवा नहीं है क्या? ऐसा कोई पाउडर जिसे खाकर कोई लड़की तुम्हें और ज्यादा चाहने लगे? आइकी ने एक श्रेष्ठ ज्ञान की घृणा के साथ अपनी नाक के नीचे अपने होंठ को बिचकाया, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, मैगोविन ने आगे बोलना शुरू किया। टिम लेसी ने मुझे एक बार बताया था कि उसने शहर के ऊपरी इलाके में किसी हकीम से कोई दवा ली थी जिसे उसने अपनी प्रेमिका को सोडा वाटर में पिला दिया था। पहली ही खुराक से वो सबसे अव्वल हो गया और बाकी सब उस लड़की को घटिया दिखने लगे थे। 2 हफ्तों के अंदर ही उनकी शादी हो गई थी। चंक मैगोविन मजबूत और सीधा साधा था। आदमियों को आइकी के मुकाबले बेहतर ढंग से समझने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि उसका बलिष्ठ शरीर तना हुआ था। दुश्मन देश में घुसने जा रहे एक अच्छे सेनापति की तरह वो संभावित नाकामी के हर रास्ते को बंद कर देना चाहता था। मैं सोच रहा था, चंक ने आशान्वित होकर आगे कहा, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा पाउडर होता जिसे मैं आज रात खाने के समय रोजी को देता तो शायद उससे उसकी हिम्मत बढ़ जाती और वो भागने की बात से पीछे नहीं हटती। मैं समझता हूं कि उसे घसीट कर ले जाने के लिए खच्चरों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन औरतें दौड़ने की बनिस्बत सिखाने में ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर वो दवा 2 घंटे भी काम कर जाए तो बात बन जाएगी। ये भागने वाली बेवकूफी कब होने जा रही है? आइकी ने पूछा। 9 बजे, मैगोविन ने कहा। खाना 7 बजे है। 8 बजे रोजी को सिर दर्द होता है और वो सोने चली जाती है। 9 बजे बुजुर्ग पारवेजानो मुझे अपने पिछवाड़े जाने देता है, जहां रिडल की बाड़ के पास पड़ोस में एक तख्ता है। मैं रोजी की खिड़की के नीचे जाता हूं और उसे सहारा देकर फायर एस्केप से नीचे उतार लेता हूं। पादरी की वजह से हमें ये काम जल्दी करना है। अगर रोजी मौके पर पीछे नहीं हट जाती तो ये बहुत ही आसान होगा। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कोई पाउडर बना सकते हो आइकी? आइकी शॉनस्टीन ने धीरे से अपनी नाक रगड़ी। चंक, उसने कहा, इस तरह की दवाइयों में दवा वालों को काफी होशियार रहना पड़ता है। अपनी जान पहचान वालों में एक तुम्ही को मैं इस तरह का पाउडर भरोसा करके दे सकता हूं। बस तुम्हारे लिए मैं इसे बनाऊंगा और तुम देखना इसे खाने के बाद रोजी कैसे तुम्हारे बारे में सोचती है। आइकी मेज के पीछे चला गया। वहां उसने 2 घुलनशील गोलियों को पीसकर उनका पाउडर बनाया। उन दोनों ही गोलियों में मॉर्फिया अर्थात बेहोशी की दवा की थोड़ी मात्रा थी। इसमें उसने थोड़ी दूध की चीनी मिलाई जिससे ये थोड़ी भारी हो जाए और इस मिश्रण को एक सफेद कागज में रखकर उसका साफ पुड़िया बना दिया। अगर इस पाउडर को कोई वयस्क लेता तो पक्का था कि वो कई घंटे गहरी नींद में सोता रहेगा, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं होगा। इस पुड़िया को उसने मैगोविन को पकड़ा दिया और उससे कहा कि हो सके तो किसी तरल से लेना। उस सड़क छाप मजनू ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। आइकी ने उसके बाद क्या किया ये बताने पर उसकी उस हरकत की बारीकी स्पष्ट हो जाती है। उसने मिस्टर रिडल के पास एक संदेशवाहक भेजा और मैगोविन के रोजी के साथ भागने की योजना को उजागर कर दिया। मिस्टर रिडल हट्टे कट्टे थे। उनका रंग ईंट की धूल जैसा था और वो अचानक ही हरकत में आ जाते थे। बड़ा एहसान किया, उन्होंने आइकी से बस इतना ही कहा। वो आयरिश लोफर, मेरा अपना कमरा रोजी के कमरे के ऊपर ही है। मैं खाने के बाद खुद ऊपर चला जाऊंगा और बंदूक लोड करके इंतजार करूंगा। अगर वो मेरे पिछवाड़े आया तो दूल्हे की गाड़ी की जगह एम्बुलेंस में ही वहां से जाएगा। रोजी तो कई घंटों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी और खून का प्यासा पिता पहले से ही आगाह होकर हथियार लेकर तैयार रहेगा। और आइकी ने सोचा, इस तरह उसका रकीब सचमुच बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है। ब्लू लाइट में अपनी ड्यूटी पर तैनात सारी रात वो इंतजार करता रहा कि किसी हादसे की खबर आएगी, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। सुबह 8 बजे दिन की ड्यूटी करने वाला आ गया और आइकी ये पता करने के लिए मिस्टर रिडल के घर की तरफ जल्दी जल्दी चल पड़ा कि रात में क्या हुआ। जैसे ही वो दुकान से निकला, चंक मैगोविन एक गुजरती ट्राम से कूद कर उतरा और उसने आइकी का हाथ पकड़ लिया।
चंक मैगोविन के होठों पर एक विजेता की मुस्कान थी। उसका चेहरा खुशी के मारे सुर्ख हो रहा था। बन गया काम। चंक ने परम आनंद वाली मुस्कान बिखेरते हुए कहा। रोजी ठीक वक्त पर फायर एस्केप पर आ गई और हम 9:30 पर पादरी के यहां पहुंच गए। वो फ्लैट में है। सुबह उसने नीले किमोनो में अंडे बनाए। हे प्रभु, कितना किस्मत वाला हूं मैं। किसी दिन आ जाओ आइकी और हमारे साथ खाना खाओ। वहां पुल के पास मुझे काम मिल गया है। इस समय वहीं जा रहा हूं मैं। और वो पाउडर? आइकी ने हकलाते हुए कहा। अरे वो पाउडर जो तुमने मुझे दिया था। चंक ने और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहा। देखो, ऐसा हुआ, कल रात मैं रिडल के यहां खाने के लिए बैठा। मैंने रोजी को देखा और मैंने अपने मन में कहा, चंक, अगर तुम्हें इस लड़की को पाना है तो उसे सीधे तरीके से पाओ। इस जैसी शरीफ लड़की के साथ कुछ भी ऐसा वैसा मत करो। मैंने तुम्हारा दिया हुआ कागज अपनी जेब में रखा। तब मेरी नजर वहां मौजूद एक और व्यक्ति पर पड़ी। मैंने अपने मन में कहा कि ये व्यक्ति अपने होने वाले दामाद को सही से प्यार करे। इसलिए मैंने मौका देखा और उस पाउडर को बुढ़ऊ रिडल की कॉफी में डाल दिया। समझे?